Let's continue. We were learning chapter number 5th of our science book, Our Food, and in our previous video we learned about nutrients. What are nutrients? Some important substances present in our food are called nutrients, and also about some important types of nutrients, that is protein, carbohydrates, fats, vitamins, minerals and also roughage and वाटर। पिछले वीडियो में हमने इन सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था। हम क्या क्या खाएंगे तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे, और अब कुछ और भी बातें हम लोग अपने फूड से रिलेटेड जो हैं उस पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज़ अ बैलेंस्ड डाइट। द फूड वी ईट ऑन अ रेगुलर बेसिस इज़ कॉल्ड आवर डाइट। सबसे पहले तो हम यह समझते हैं कि डाइट क्या होता है। जो भोजन हम रेगुलर बेसिस पर करते हैं, जो हम यदा कदा कभी खा लिए किसी पार्टी में, वो हमारा डाइट नहीं है। डाइट वह होता है जो हम प्रायः रोज़ घरों में खाया करते हैं, दैट इज़ डाइट। एंड वी शुड ईट डिफरेंट फूड आइटम्स एट द राइट टाइम एंड इन द राइट क्वांटिटी। और हम जब अपना डाइट बनाते हैं, हम घर पर क्या क्या खाते हैं यह तय करना होता है। तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम हर प्रकार के फूड आइटम्स को सही वक्त पर और सही क्वांटिटी मात्रा में खाएं। कोई खास एक दो या तीन चार तरह के फूड आइटम्स को ही नहीं खाएंगे, हर प्रकार के फूड आइटम्स को खाएंगे। आवर डाइट शुड कंटेन ईच न्यूट्रिएंट in the right amount and such a diet is called a balanced diet। हमारा जो डाइट होना चाहिए उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल, रफेज, वाटर, सब कुछ होना चाहिए। और राइट अमाउंट भी ज़रूरी है। ऐसा ना कि हम प्रोटीन हम विटामिन ही बहुत ज़्यादा खा लें, ऐसा नहीं। जिस न्यूट्रिएंट की जितनी मात्रा में ज़रूरत है उतना ही हम खाएंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर एक थाली बनाया गया है और ये एक बैलेंस डाइट है। अगर इतना चीज़ कोई इंसान खाता है अपने घर में रोज़ तो समझिए कि ही इज़ हैविंग बैलेंस्ड डाइट। अब देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन्स वाले आइटम्स भी हैं, फैट्स भी हैं। फैट की ज़रूरत हमें थोड़ी सी पड़ती है। विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, इसमें बहुत तरह के आइटम्स आते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सीज़न के हिसाब से ये सब कुछ भी लेंगे तो हमारा डाइट। और रफेज को भूलेंगे नहीं, सलाद वगैरह खाते रहेंगे, ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। तो ये हमारा डाइट बैलेंस डाइट होगा। अब एक वर्ड आता है, देखिए जंक फूड। आपने पहले भी नाम सुना होगा जंक फूड। ये जंक फूड क्या होता है? सम फूड आइटम्स आर टेस्टी बट लो इन न्यूट्रिशनल वैल्यू। कुछ फूड आइटम्स टेस्टी तो होते हैं, खाने में तो बड़ा टेस्टी लगता है, बट लो इन न्यूट्रिशन वैल्यू, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं। वी कॉल दैम जंक फूड। और वैसे फूड आइटम्स को हम लोग जंक फूड कहते हैं। दे आर रेडीमेड फूड अवेलेबल इन द मार्केट। दे आर रेडीमेड फूड अवेलेबल इन द मार्केट। ये रेडीमेड फूड आइटम्स होते हैं, मार्केट में मिलते हैं। हमें जब भी भूख लगती है या खाने का मन करता है चटपटा सा या कुछ भी टेस्टी, हम उसे खरीद कर खा लेते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम कंटेन हार्मफुल केमिकल्स विच कैन मेक अस हेल्दी। और ये जो फूड आइटम्स होते हैं, नीचे पिक्चर दिया हुआ है, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, पिज्ज़ा, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, दीज ऑल आर जंक फूड। ये रेडीमेड होते हैं, मार्केट में मिलते हैं और हम अपना मन बहलाने के लिए इसे खा लेते। इससे पेट भी नहीं बढ़ता है और इसे खाने से दिक्कत क्या है? मोस्ट ऑफ देम कंटेन हार्मफुल केमिकल्स। इसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं विच कैन मेक अस अनहेल्दी, जो हमें अस्वस्थ बना सकते हैं, बीमार बना सकते हैं। सो वी शुड अवॉइड देम। इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए, उसे कम से कम खाना चाहिए, परहेज़ करनी चाहिए। एंड नाउ द थर्ड पॉइंट ऑफ टुडेज क्लास इज कुकिंग। कुकिंग, खाना पकाना। We can eat most of the fruits and some of the vegetables in raw form. For example, apples, bananas, oranges, carrots, cabbages, onions, tomatoes and cucumbers.
कुछ फूड आइटम्स चाहे वो फ्रूट्स हों या वेजिटेबल्स हों, इसे तो हम लोग कच्चा ही खा लेते हैं, बट जनरली वी हैव टू कुक फूड टू मेक इट ईटेबल। लेकिन ज़्यादातर फूड आइटम्स को तो पकाना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड कुकिंग। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर कुकिंग फूड। एक सवाल आपके मन में कभी उठा होगा कि हम भोजन को पकाते क्यों हैं? कुछ फूड आइटम्स को तो हम कच्चा ही खा लेते हैं, तो सारे फूड आइटम्स को हम लोग कच्चा ही क्यों नहीं खा लेते हैं? तो देखिए, कुकिंग ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? बिकॉज कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट एंड हेल्प्स इन डाइजेशन। सबसे पहले तो भोजन पका देने से, किसी भी फूड आइटम को पका देने से वो सॉफ्ट हो जाता है और आसानी से पच जाता है। कुकिंग मेक्स फूड टेस्टी। भोजन को पका देने से वो फूड टेस्टी भी हो जाता है। एंड कुकिंग फूड किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन इट विच कैन अदरवाइज कॉज डिजीजेस। हाँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल कुकिंग का है। जब हम गर्म करके किसी चीज़ को पकाते हैं चूल्हे पर, तो उसमें से जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं या कुछ स्पोर्स होते हैं, दे ऑल आर किल्ड, वे भी तो मारे जाते हैं। और इसलिए पकाया हुआ भोजन जो होता है, पकाया हुआ भोजन जो होता है, कुक्ड फूड जो होता है, वो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। मेथड्स ऑफ कुकिंग। जब कुकिंग की बात आई है तो ज़रा सा हम लोग ये भी जान लें कि भोजन को हम लोग किस किस तरीके से पकाते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने घरों में देखा ही होगा, उसी को हम यहाँ देखते हैं। मेथड्स ऑफ कुकिंग। वी कुक फूड इन डिफरेंट मेथड्स। ढेर सारे तरीके हैं। सम फूड आइटम्स लाइक राइस, पल्सेस, इडलीज एंड एग्स आर बॉइल्ड इन वाटर और स्टीम। कुछ फूड आइटम्स तो होते हैं जिसे पानी में या स्टीम यानी भाप में हम पका देते हैं, जैसे चावल आप देख रहे हैं, या पल्सेस दाल भी, इडलीज, एग्स, ये सारे। कुछ को तो पानी में बॉयल करते हैं और कुछ को प्रेशर कुकर में हम लोग स्टीम में बॉयल करते हैं। सच मेथड इज कॉल्ड बॉइलिंग। बॉयल कर दिया हमने। चावल तो रोज़ करते हैं, और साउथ इंडिया में तो इडली, वो भी इसी तरह से बनाते हैं। सम फूड आइटम्स लाइक डोसाज, ऑमलेट्स, पराठाज, उत्तपम एंड टिक्कीज आर शैलो फ्राइड इन ऑयल और घी। कढ़ाई में नहीं, बल्कि तवे पर थोड़ा सा तेल या घी दे करके हम जब किसी आइटम को फ्राई कर देते हैं तो उसे कहते हैं शैलो फ्राई, शैलो फ्राइंग। जैसे आपके घरों में डोसा बनता है या ऑमलेट बनता है, पराठा बनता है, उत्तपम साउथ इंडियन आइटम है, टिक्कीज़ आप देख रहे हैं, टिक्कीज़ जिसका कि चाट वगैरह भी बनाया जाता है इसे मसल कर। तो ये सारे जो आइटम्स हैं इसे तवा पर बनाते हैं और उसमें थोड़ा ऑयल और घी का यूज़ करते हैं, तो इसे शैलो फ्राइंग कहते हैं। सब फूड आइटम्स लाइक समोसास, पूरी, जलेबीज, भटूरास एंड पकौड़ास आर डीप फ्राइड इन ऑयल और घी। और कुछ फूड आइटम्स जो होते हैं वो डीप फ्राइड, कढ़ाई में ज़्यादा तेल दे करके या ज़्यादा घी दे करके उसे हम लोग उसमें फ्राई करते हैं, तो उसे हम लोग डीप फ्राइंग कहते हैं। जैसे समोसा तवा पर तो नहीं बनता, उसे कढ़ाई में हम लोग ज़्यादा ऑयल्स दे करके उसे फ्राई करते हैं। या पूरी, जलेबी वगैरह आप देख रहे हैं, पकौड़ाज वगैरह, भटूराज, ये सारे आइटम्स, इसे डीप फ्राइंग। तो अब देखिए, फ्राइंग दो तरह का हो गया। एक शैलो फ्राइंग यानी कि तवे पर हल्का सा ऑयल दे करके अगर हम फ्राई करते हैं तो ये शैलो फ्राइंग हो गया। और एक डीप फ्राइंग है जब कढ़ाई में ढेर सारा ऑयल है और उसमें किसी चीज़ को डालकर पूरी तरह से फ्राई कर देते हैं, दैट इज़ डीप फ्राइंग। Some food items like chapatis, corn, meat and पापड़्स आर रोस्टेड ओवर अ फायर। कभी कभी कुछ आइटम्स होते हैं जिसे हम लोग आग पर सेंक देते हैं, जैसे रोटी तो हम लोग घर में रोज़ पकाते हैं, या भुट्टा देखिए, या चिकन यहाँ पर दिया गया है, एंड पापड़ भी। तो दीज ऑल आर रोस्टेड ओवर अ फायर। इन्हें रोस्ट किया जाता है, आग पर सेंका जाता है। द मेथड ऑफ कुकिंग इज कॉल्ड रोस्टिंग। एंड नो सम फूड आइटम्स लाइक केक्स, बिस्किट्स, पिज़्ज़ाज एंड मफिन्स आर बेक्ड इन अ फर्नेस और एन ओवन। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं
जिन्हें हम लोग सेंकते हैं, बेक कर देते हैं, जैसे केक बनाते हैं या फिर बिस्किट्स वगैरह बनाते हैं, या पिज़्ज़ा और मफ़िन्स वगैरह भी इसी तरह से पकाए जाते हैं, और ये मेथड बेकिंग कहलाता है। और इसीलिए वैसे छोटे मोटे जो ये फैक्ट्रीज़ होते हैं जहाँ पर के बिस्किट्स या केक्स बनाए जाते हैं, उन्हें हम लोग बेकरी कहते हैं ना। तो बेकिंग, तो कितने तरह का मेथड हो गया कुकिंग का, आप देख सकते हैं। आपने फर्स्ट देखा था बॉइलिंग, आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉइलिंग, फिर शैलो फ्राइंग, डीप फ्राइंग, रोस्टिंग, बेकिंग, और ये सारा मेथड आपका कुकिंग का हो गया। ये सारा मेथड आप जान रहे हैं, याद रखना है, सिर्फ मेथड का नाम आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं थोड़ा सा। थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल कुकिंग। जब आप भोजन पकाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, डोंट ओवर कुक फूड। बहुत ज़्यादा नहीं पका देना है। इट विल डिस्ट्रॉय मैनी न्यूट्रिएंट्स इन इट। अगर आप भोजन को बहुत ज़्यादा पका देते हैं तो इसके अंदर के बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली बिफोर वी कट देम। फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह को हम लोग काटने के पहले अच्छी तरह से धो लेंगे, लेकिन ध्यान रहे काटने से पहले, न कि काटने के बाद। इफ़ दे आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स गेट वॉश्ड अवे। अगर हम लोग काटने के बाद उसे धोते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स धुल जाएंगे, पानी के साथ बह जाएंगे, तो ये न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाएगा। आफ्टर बॉइलिंग वेजिटेबल्स, द रिमेनिंग वाटर शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग सूप, ग्रेवी एक्सेट्रा। हाँ, जब हम बॉयल करते हैं किसी वेजिटेबल वगैरह को, तो जो पानी उसका होता है बॉइलिंग के बाद, जो पानी होता है उसे हम फेंक देते हैं। फेंकना नहीं है, उसका सूप बना लेंगे, या फिर जब हम सब्जी का ग्रेवी वगैरह बनाएंगे, रस बनाएंगे, तो उसमें डाल देंगे। यानी कि उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसे बर्बाद नहीं करना है। Similarly, the water that is left after boiling rice and pulses should be used for cooking vegetables. उसी प्रकार जब हम लोग दाल बनाते हैं या चावल बनाते हैं, उसके बॉइलिंग के बाद जो पानी होता है उसका यूज़ करना है वेजिटेबल वगैरह बनाने में, या कोई भी आइटम बना लेंगे, उसे बर्बाद नहीं करना है, फेंकना नहीं है। और एक और जो लास्ट पॉइंट है वो हमें जानना चाहिए, दैट इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जो जाते हैं, बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, फंगस ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाते हैं। जैसे देखिए आपके पिक्चर में यहाँ दिखाया है, वो एक ब्रेड ख़राब हो गया है। तो इसे ख़राब होने से बचाना, किसी भी फूड आइटम को ख़राब होने से बचाना, यानी उस पर कोई माइक्रोब, कोई जर्म ग्रो न करे, इससे रोकना, जर्म को ग्रो करने से रोकना, दैट इज़ कॉल्ड प्रिजर्वेशन। इफ़ फूड इज़ लेफ्ट आउट इन द ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट टर्न्स स्टेल। अगर बहुत ज़्यादा दिनों तक भोजन को बाहर में छोड़ दिया जाए तो ये बासी हो जाता है। जर्म्स बिगिन टू ग्रो इन स्टेल फूड एंड इट गेट्स स्पॉइल्ड। जर्म्स ग्रो करने लगते हैं इस प्रकार के फूड आइटम्स पर, और ये ख़राब हो जाता है। द प्रोसेस बाय विच वी कैन प्रोटेक्ट फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम इज़ कॉल्ड प्रिजर्वेशन। अगर हम कुछ ऐसा तरीका अपनाएं जिससे कि भोजन को हम ज़्यादा दिनों तक सही रख सकें, ख़राब होने से बचा सकें, तो ये प्रिजर्वेशन कहलाता है। एंड देयर आर मैनी वेज ऑफ प्रिजर्विंग फूड। ढेर सारा तरीका है भोजन को बचाने का, बहुत तरीका है। क्या क्या है? पहला, रेफ्रिजरेशन। एट अ लो टेम्परेचर फूड डजंट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर्स एंड फ्रीजर्स वी कैन प्रिजर्व इट। हाँ, जब टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर फूड जो होते हैं वो जल्दी बर्बाद नहीं होते हैं, इसलिए हम उसे अगर फ्रीज या रेफ्रिजरेटर या फ्रीज़र में रखेंगे तो फूड हमारा ज़्यादा रहेगा। आप देखते होंगे घरों में, आप भोजन को ख़राब होने से बचाने के लिए उसे रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, तो वो ज़्यादा पीरियड तक सही सलामत रहता है। देन कैनिंग। जर्म्स ग्रो इन ओपन फूड, सो वी कीप
some food items in airtight cans or bottles, and it is called canning and bottling respectively. भोजन जब खुला रहेगा तब उस पर माइक्रोब्स ग्रो करेंगे। फूड जब खुला रहेगा कोई भी आइटम तो उस पर माइक्रोब्स ग्रो करेंगे। तो हम उसे खुला ना छोड़ें, उसे एयर टाइट किसी डब्बे में या बॉटल में रख दें, तो इसे कैनिंग या बॉटलिंग कहेंगे हम लोग। एयर टाइट, आप देखते हो मार्केट से जैम्स वगैरह या पिकल्स वगैरह खरीदने जाते हैं, सॉस वगैरह, केचप जो भी खरीदने जाते हैं, तो इस प्रकार के आइटम्स का देखते हैं एयर टाइट कंटेनर होता है। एयर टाइट कंटेनर में ये पैक्ड होते हैं। तो उस एयर टाइट कंटेनर में रखने से इसमें जर्म्स ग्रो नहीं कर पाते हैं, और ये प्रोसेस कैनिंग या बॉटलिंग कहलाता है। एक तरीका है पिकलिंग। रॉ वेजिटेबल्स एंड अनराइप फ्रूट्स आर preserved in a mixture of salt, spices and oil in the form of pickles. Raw vegetables and unripe fruits. Raw vegetables, कच्चे वेजिटेबल्स आइटम्स बहुत सारे होते हैं। जैसा कि आप देखेंगे आपके इस चैप्टर में दिखाया गया है कि हम कैसे जिंजर यानी अदरक को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो रॉ वेजिटेबल्स एंड अनराइप फ्रूट्स आर प्रिजर्व्ड इन अ मिक्सचर ऑफ साल्ट, स्पाइसेस एंड ऑयल इन फॉर्म ऑफ पिकल्स। अचार बना दीजिए, उसमें साल्ट मिला दीजिए, ऑयल्स मिला दीजिए, कुछ स्पाइसेस दे दीजिए और वो टेस्टी हो जाएगा। पिकल्स के रूप में आप उसे बचा कर रख सकते हैं। बहुत सारा आइटम जैसे कच्चे मैंगोज़ वगैरह जो होते हैं उसे हम लोग उसका पिकल्स बना करके रखते हैं, काफ़ी दिनों तक रह जाता है। पिकल्स आर टेस्टी एंड कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये टेस्टी भी होता है और काफ़ी दिनों तक ये रहता भी है। Boiling. Some food items are preserved by boiling. Boiling milk kills most of the germs present in it. कुछ आइटम्स होते हैं जिसे हम लोग बॉयल कर देते हैं। बॉयल कर देने से उसके बहुत सारे जर्म्स मर जाते हैं और वो सेफ हो जाता है, वो ख़राब नहीं होता है। ड्राइंग। जर्म्स ग्रो इन मॉइस्चर। आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए कि जर्म्स जहाँ मॉइस्चर होता है वहाँ ज़्यादा ग्रो करते हैं, जहाँ पर पानी की कुछ मात्रा होती है वहाँ ज़्यादा ग्रो करते हैं। इफ़ फूड इज़ ड्राइड और डिहाइड्रेटेड इट कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर भोजन को हम ड्राई कर दें, सुखा दें, धूप में सुखा दें या किसी भी तरह से, तो उसके अंदर का जो पानी होता है वो बाहर निकल जाएगा और इस प्रोसेस को ड्राइंग कहेंगे हम लोग। और अगर पानी बाहर निकल जाएगा यानी मॉइस्चर नहीं रहेगा तो वो जल्दी ख़राब भी नहीं होगा, उसे हम लोग ज़्यादा दिनों तक बचा कर रख सकते हैं। इसलिए घरों में देखते हैं अनाज वगैरह जो होता है, ग्रेन्स, उसे हम लोग सुखा कर रखते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक रहता है। एंड पैस्चुराइजेशन। इन दिस मेथड मिल्क और जूस इज़ फर्स्ट हीटेड अप देन इट इज़ कूल्ड इमीडिएटली। दिस किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन इट। सबसे दूध का पैस्चुराइजेशन बहुत कॉमनली होता है। उसे आप गर्म कर दीजिए और एकाएक ठंडा कर दीजिए, ये मेथड पैस्चुराइजेशन कहलाता है। और आपके घरों में जो वो पैकेट वाला मिल्क आता है वो पैस्चुराइज्ड मिल्क होता है। फैक्ट्रीज़ में या जो वो डेयरी प्लांट्स होते हैं वहाँ पर क्या किया जाता है, यही प्रोसेस किया जाता है। दूध को पहले गर्म कर दिया जाता है और फिर उसे एकाएक ठंडा कर दिया जाता है, तो उसके सारे जर्म्स मर जाते हैं और अब वो सेफ हो जाता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है और उसे डिलीवर किया जाता है हमारे घरों में। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड पैस्चुराइजेशन। याद रखेंगे। तो ये सारा तरीका था कि हम भोजन को बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे रेफ्रिजरेशन, कैनिंग या बॉटलिंग, फिर पिकलिंग, बॉइलिंग, ड्राइंग, पैस्चुराइजेशन। दीज ऑल आर मेथड्स। अब ये देखिए की वर्ड्स में कुछ वर्ड्स जो आपने पढ़ा है, जैसे न्यूट्रिएंट्स, यूजफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन आवर फूड आर न्यूट्रिएंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, वाटर, दीज ऑल आर न्यूट्रिएंट्स। फिर उसके बाद प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सबों के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, रफेज। और आज हमने पढ़ा बैलेंस डाइट। हमारा एक ऐसा डाइट जो हम रोज़ घरों में खाते हैं और उसमें हर तरह का फूड आइटम रहना चाहिए, न्यूट्रिएंट रहना चाहिए। जंक फूड, वैसा फूड आइटम जो मार्केट में मिलता है, पैक्ड मिलता है, एंड दे आर टेस्टी बट दे हैव वेरी लो न्यूट्रिशन वैल्यू। वैसे जंक फूड, वैसे फूड आइटम्स को हम लोग जंक फूड कहते हैं। दे आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। कुकिंग, ये अभी हमने पढ़ा, एंड मेथड्स ऑफ कुकिंग भी पढ़ा। प्रिजर्वेशन अभी हम लोग पढ़ रहे थे। तो प्रिजर्व फूड
फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड एंड पैस्चुराइजेशन अभी हमने पढ़ा कि मिल्क का या जूस का भी होता है। पैस्चुराइजेशन कैसे होता है, गर्म कर देने से उसके हार्मफुल जर्म्स मर जाते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ प्रिजर्वेशन, पैस्चुराइजेशन। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में पिछले 2 वीडियो में कुल मिलाकर के बहुत सारी नई बातें सीखी। पहले तो फूड आइटम्स के बारे में हमने सीखा, कितने तरह के फूड न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने सीखा, और फिर उसके बाद बैलेंस डाइट, जंक फूड से सावधान रहना चाहिए, ये भी आपने सीखा। और फिर मेथड्स ऑफ कुकिंग ये भी आपने जाना, और हम भोजन को बचा कैसे सकते हैं, ज़्यादा दिनों तक बचा कर कैसे रख सकते हैं, जिसे कि हम लोग प्रिजर्वेशन कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा। तो इस प्रकार से आपका यह चैप्टर ख़त्म होता है। अब इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को आप लोग बनाएंगे, और फिर जहाँ कोई दिक्कत होगी उसे फिर हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में एक थर्ड पार्ट भी इस चैप्टर का हम बनाएंगे, जिसमें कुछ जो ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस है इसे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।